नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोगिता केवीएस मैदान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का वीडियो नंबर ये 3 जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भाग 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग YouTube के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईसीटी में भाग 3 दोस्तों, इंटरनेट। आज का टॉपिक हमारा है इंटरनेट। आज हम लोग इंटरनेट से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट पूरे विश्व में विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, जिससे अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नेटवर्क के कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क डेटा या सूचना संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा फाइलों के रूप में होता है, जिनको 2 या 2 से अधिक विशेष कंप्यूटरों के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग में आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? तो अमेरिका का पेंटागन है जो रक्षा विभाग है, उसी में सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ किया गया था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, इंटरनेट का इतिहास। आइए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं इंटरनेट का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ते हैं। 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी APRA ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट अप्रानेट, जिसे हम बोलते हैं, की शुरुआत की। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित किया जाना भी था, ठीक है। आगे 1972 ईस्वी इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल की शुरुआत हुई थी। कब? 1972 में, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों 1973 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम TCP या IP भी कहते हैं, को डिज़ाइन किया गया। कब? 1973 में, याद रखिएगा। रिपीट करने का यही अर्थ है दोस्तों कि आप लोग को याद हो जाए। आगे 1983 ईस्वी में क्या हुआ है देखते हैं। वर्ष 1983 ईस्वी तक आते आते यह इंटरनेट पर 2 कंप्यूटर के बीच संचार का माध्यम बन गया। इसमें से एक प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP की सहायता से फाइलें डाउनलोड कर पाना संभव हुआ। 1883 में ही, क्षमा करिएगा दोस्तों, 1983 में ही अप्रानेट के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट में डाल दिया गया। 1886 में देखते हैं क्या हुआ। US नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF ने NSF नेट लॉन्च किया। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया गया था। 1988 फिनलैंड के जाक्रो ओकेरीनेने ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया। 1989 ईस्वी में दोस्तों 1989 में प्रथम बार इंटरनेट का इंडेक्स
यानी अनुक्रमणिका बनाने का प्रयास किया। CERN के बर्नर्स ली ने, याद रखिएगा नाम दोस्तों, बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर सूचना के वितरण की एक नई तकनीक का विकास किया, जिसे अंततः वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW कहा गया। ठीक है, यह वेब हाइपर टेक्स्ट पर आधारित है, जो कि किसी इंटरनेट प्रयोगकर्ता को इंटरनेट की विभिन्न साइट्स पर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे को जोड़ता है। यह कार्य हाइपरलिंक यानी विशेष रूप से प्रोग्राम किए गए शब्दों, बटन अथवा ग्राफिक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धीरे पढ़ने का रीज़न यही है कि आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए भी। ठीक है, आगे है 1991 ईस्वी, प्रथम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस गोफर का विकास हुआ। 1993 में दोस्तों मोज़ेइक नामक नेविगेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था, मोज़ेइक नामक। आगे है 1994 में दोस्तों नेटस्केप कम्युनिकेशन, और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र बाज़ार में उतारे। इन ब्राउज़रों से प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का प्रयोग अत्यंत आसान हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों 1995 में प्रारंभिक व्यावसायिक साइट्स को इंटरनेट पर लॉन्च किया गया। 1996 तक आते आते दुनिया भर में इंटरनेट को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो गई। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 4.5 करोड़ पहुंची। 1999 में दोस्तों ई कॉमर्स की अवधारणा अत्यंत तेज़ी से फैली, जिससे इंटरनेट के द्वारा खरीद फरोख्त लोकप्रिय हो गई। आगे है 2003 में न्यूजीलैंड में NIUE ने इंटरनेट के माध्यम से देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली का प्रयोग आरंभ किया। भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया, जब एयरनेट यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए इंटरनेट 15 अगस्त 1995 ईस्वी में से उपलब्ध हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सामान्य रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल मतलब सब लोग कैसे कब करने लगा, तो 15 अगस्त 1995 में। याद रखिएगा, डेट इम्पॉर्टेंट है। आगे जब विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने गेटवे सर्विस शुरू की, एक हाई स्पीड नेटवर्क विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्कों को इंटरनेट से जोड़ता है, जिसको हम इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं। भारत के इंटरनेट का बैकबोन VSNL के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा इंटरनेट संबंधित प्रोटोकॉल, आइए देख लेते हैं। किसी नेटवर्क पर सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है, जिसको TCP या IP कहा जाता है, जिसका पूरा नाम दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, आगे TCP या IP एक डाक विभाग की तरह कार्य करता है। आगे कंप्यूटर का परस्पर त्रुटिहीन संचार सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। पहला पता, दूसरा सूचना पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम। आगे TCP मूलतः सूचना के आदान प्रदान के लिए
उसको छोटे 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 पैकेट्स में विभाजित करने, उनके पुनः संयोजन और सुरक्षित पहुंचाने के नियम हैं। आईपी उस पर गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिकता को पूरा करता है। पते को हम मानकीकृत रूप में user@host.domain के रूप में एक मेन एड्रेस दिया जाता है, डोमेन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लाइन भटक गया था दोस्तों, क्षमा करिएगा। एक डोमेन के रूप में लिखते हैं, ये सही है। इसमें इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स अथवा वेबसाइट्स का एक मेन एड्रेस दिया जाता है, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। यह कंप्यूटर की पहचान है। इसके 4 भाग होते हैं तथा ये दशमलव से अलग होते हैं, जिसमें सभी भाग 0 से 255 तक की एक संख्या होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों 192.168.210.15. ठीक है, किसी भी 2 कंप्यूटर्स या वेबसाइटों का आईपी पता एक जैसा नहीं हो सकता है, हमेशा चेंज रहेगा। यह सभी प्रकार के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पर लागू होता है। प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन का एक यूनिक एड्रेस होता है और कम्युनिकेशन के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा टीसीपी या आईपी के डिज़ाइनर ने आईपी एड्रेस को एक 32 बिट नंबर के रूप में परिभाषित किया और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या IPv4 के नाम से विदित यह प्रणाली आज भी उपयोग में है। बाद में इंटरनेट के व्यापक विकास का और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 ईस्वी में एड्रेस के लिए 128 बिट उपयोग करके एक नया परिचयन सिस्टम IPv6 विकसित किया गया। TCP के स्थान पर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी UDP का भी प्रयोग किया जा सकता है। IP एवं UDP को कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स भी कहा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल में क्या क्या है? पहला है दोस्तों HTTP। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के मध्य संचार को स्थापित करने हेतु। आगे IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये ईमेल सर्वर और उपभोगकर्ता के मध्य संचार हेतु इसके स्थान पर कई जगह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का भी प्रयोग किया जाता है। आगे है SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इंटरनेट के द्वारा निजी दस्तावेजों को संप्रेषित करने हेतु SSL। आगे है दोस्तों FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने हेतु FTP का यूज़ होता है। आगे TFTP ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क यंत्रों के बीच डेटा फाइलों को स्थानांतरित करने हेतु। आगे है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क आधारित ईमेल को पहले अपरंत अपरेंट पर FTP की सहायता से प्रेषित किया जाता था। अब यही कार्य जो है SMTP के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों SGML स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं।
इसको एक भाषा कहना ठीक नहीं है। वस्तुतः यह एक मेटा भाषा है जो कि एक दस्तावेज के आयोजन और टैगिंग के लिए दिशा निर्देश के बारे में है। HTML को वर्ष 1986 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स ISO ने विकसित किया था। यह किसी विशेष फॉर्मेटिंग को परिभाषित नहीं करता है। यह टैगिंग तत्वों के लिए नियमों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा टेलनेट को देखते हैं। इस सुविधा से कोई व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ दूसरे कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर सकता है। इसको रिमोट लॉग इन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों यूज़नेट का देख लेते हैं क्या है सिस्टम, क्या उपयोग है। इस सेवा का प्रयोग लोगों के समूह द्वारा अपनी पसंद के किसी विषय पर अपनी राय या सूचना देने के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में हम न्यूज़ ग्रुप तथा न्यूज़ सर्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों पुशनेट क्या है। इससे संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है जहां पर वह सबके लिए उपलब्ध रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कई तरीके हैं। इसके लिए आपको अपना कंप्यूटर किसी सर्वर से जोड़ना होता है। इंटरनेट सर्वर कोई ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटरों से भेजी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है और उन्हें उनकी जानकारी उपलब्ध कराता है। ये सर्वर कुछ अधिकृत कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिन्हें इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है। ऐसी सेवा देने वाली अनेक कंपनियां हैं। आपके पास किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी का कनेक्शन होना चाहिए। जब आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी आगे क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा ब्लर आ गया, देखते हैं इसको। कंपनी आगे पढ़ लेते हैं। इस लाइन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको कंडीशन क्या हुआ था। कंपनी से आवेदन करते हैं और आवश्यक शुल्क जमा करते हैं, तब उसके द्वारा आप उस कंपनी के सर्वर से अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो PDF का जितना भी फाइल थे वो सब ब्लर हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था, वाइट हो गया था, पता नहीं उसके वर्ड्स कहाँ चले गए थे, इसीलिए जो है उसको हमको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, कोई नहीं, चाहे जितना भी रुकावट आए हम लोग तो इसको पूरा करेंगे ही। आगे दोस्तों, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक और दिशा निर्देश तय करने और रिसर्च करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम WWC कहलाता है। आगे बैंडविड्थ देख लेते हैं। बैंडविड्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में बैंडविड्थ का अर्थ है एक चैनल के माध्यम से प्रायः वेबसाइट से सर्वर तक यानी डेटा या सूचना को एक निश्चित समय अंतराल में स्थानांतरित करने की क्षमता। साधारण भाषा में इसको डेटा ट्रांसफ़र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकल्प। वर्तमान में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं दोस्तों। पहला ये देखते हैं डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या है? इसमें कंप्यूटर से जोड़ने के लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है। फ़ोन के संकेत एनालॉग होते हैं। इसमें कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों में परिवर्तन करना आवश्यक है। इसमें मॉडेम नहीं होता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों केबल टीवी कनेक्शन।
ठीक है, आइए केबल टीवी कनेक्शन देख लेते हैं। कुछ केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर इस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं, केबल टीवी कनेक्शन वाला। तीसरा है दोस्तों हमारा ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्रॉडबैंड देख लेते हैं। ब्रॉडबैंड से अभिप्राय एक कनेक्शन से है जिसके माध्यम से डेटा, ध्वनि और चित्र तेज़ी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इस समय 256 kbps अथवा अधिक डाउनलोड, एक सेकंड दोस्तों, आगे है हम लोगों का, अथवा अधिक डाउनलोड स्पीड वाले एक कनेक्शन को ब्रॉडबैंड की श्रेणी में रखा जा सकता है। इंटरनेट से कनेक्ट किए जाने पर ऐसे कनेक्शन एक डायल अप अथवा किसी अन्य नैरो बैंड कनेक्शनों की तुलना में कहीं अधिक स्पीड पर डाउनलोडिंग की सुविधा देते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, मॉडेम का कार्य कंप्यूटर डेटा को एक ऐसे प्रतीकों में परिवर्तित करना है जिसको टेलीफोन लाइन से स्थानांतरित किया जा सके। इसका कार्य टेलीफोन से प्राप्त संकेतों को कंप्यूटर को समझ आने वाले संकेतों में परिवर्तित करना भी होता है। दूसरा है दोस्तों हब देखते हैं। यह एक साझा कनेक्शन पॉइंट है जहां डेटा एक या एकाधिक दिशाओं से आता है और एक या एकाधिक दिशाओं में भेजा भी जाता है। यह लैन में यंत्रों को जोड़ने के काम भी आते हैं। आगे नंबर सी दोस्तों, ब्रिज देखते हैं। यह दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। नंबर डी है दोस्तों राउटर। इसका कार्य डेटा को दिशा देना है, अर्थात डेटा को आगे कहाँ भेजा जाए ताकि यह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। ई नंबर है दोस्तों गेटवे। यह नेटवर्क पर नोड का कार्य करता है जिसके द्वारा दूसरे नेटवर्क का डेटा उसमें प्रवेश पा सके। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा चौथा पॉइंट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह POTS यानी प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस पर आधारित है जो कि मूलतः कॉपर तार है। ADSL, ठीक है, यानी एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम अलग अलग होती हैं, जबकि SDSL यानी साइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में एक ही होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा सैटेलाइट कनेक्शन, आइए देख लेते हैं सैटेलाइट कनेक्शन। इसमें संकेत सीधे उपग्रह से प्राप्त होते हैं। नंबर 6 ब्लूटूथ, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ, उसकी बात हो रही है। इससे 30 फुट की त्रिज्या के अंदर यह सुविधा प्राप्त की जा सकती है। नंबर 7 है दोस्तों वाईफाई, जो कि बहुत ही फेमस है। वाईफाई का पूरा नाम दोस्तों होता है वायरलेस फिडेलिटी। याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई का आविष्कार जो है जॉन ओ सुलिवैन और जॉन डेनी भी बोल सकते हैं ऐसे तो। जॉन डेनी ने सन 1991 में किया था। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है। क्या है दोस्तों? एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है जिसे आप LAN भी कहते हैं, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं इसको। ठीक है,
कहते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी डिवाइसों को इंटरनेट और नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। वाईफाई डिवाइस बिना किसी तार के दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन बनाता है, जिसके लिए यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। यह टेक्नोलॉजी IEEE 802.11 कई स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जिसकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क की किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सेस पॉइंट यानी AP की आवश्यकता होती है, और जिस एरिया में वाईफाई होता है उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हम लोगों की नॉलेज के लिए है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग GSM के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GSM आप लोग बहुत इसका नाम सुने होंगे। चलिए, GSM डिजिटल संचार क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मानक है, जो कि 214 से भी अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। GSM वायरलेस टेलीफोनी में वॉइस को डिजिटस में परिवर्तित करके, डिजिटस नहीं होगा, डिजिट्स होगा दोस्तों यहाँ। ठीक है, डिजिट्स में परिवर्तित करके संकुचित किया जाता है। GSM 900, 1800 या 1900 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर कार्य कर सकते हैं। आगे है दोस्तों CDMA, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग इसका, CDMA का। ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं। CDMA कोड डिवीज़न, इसका फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यह एक तीसरी पीढ़ी की डिजिटल सेलुलर प्रौद्योगिकी है। CDMA की मुख्य विशेषता यह है कि यह संचार नेटवर्क में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की आवृत्ति रेंज को सीमित किए बिना ज़्यादा बैंडविड्थ उपलब्ध करवाता है। इससे किसी भी समय में एक ही नेटवर्क पर संवाद करने के लिए उपयोगकर्ताओं की अधिक संख्या निश्चित की जा सकती है। आगे दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत सारे सर्वरों का समूह है जो कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। यदि आप अपने लैपटॉप पर MS वर्ड के स्थान पर गूगल डॉक्स का उपयोग कर रहे हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का हिस्सा है। क्लाउड कंप्यूटिंग कम लागत पर बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव उपलब्ध करवाता है। सास, याहू मेल, जीमेल, MSP यानी मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर, यूटिलिटी कंप्यूटिंग आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों WWW। ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब या हाइपरलिंक भी इसको कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर और हाइपरलिंक्स। चलिए इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, www पर प्रत्येक पृष्ठ को वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक
भाषा है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वह है हाइपरलिंक। क्या है दोस्तों? हाइपरलिंक, जिसे प्रायः लिंक कहा जाता है। हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है जब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा कुछ विशेष है, इसको देखते हैं HTML के बारे में। HTML का अर्थ है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा यानी लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह एक स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग भाषा है जो वेब पेज के रूप और सामग्री को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक वेब पेज पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो व्यवस्थित करने में सहायक होती है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु है, पहला है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट है जो कि एक कड़ी यानी लिंक को संदर्भित करता है। दूसरा मार्कअप प्रतीक को संदर्भित करता है जो कि टेक्स्ट की संरचना को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मार्कअप प्रतीक ब्राउज़र को यह बताते हैं कि टेक्स्ट को कैसे वेब पेज पर प्रदर्शित किया जाए। इनको सामान्यतः टैग कहा जाता है। नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ लैंग्वेज का अर्थ है व्याकरण जो किसी भी अन्य भाषा के संदर्भ में भी हम प्रयोग करते हैं। नंबर 4 है HTML को टिम बर्नर्स-ली ने CERN में कार्य करते हुए विकसित किया था। कर्ण में काम करते हुए दोस्तों उन्होंने विकसित किया था। ठीक है, आगे है वेबसाइट्स को देख लेते हैं दोस्तों। यह वेब पेज और अन्य जानकारी यानी चित्र, ध्वनि और वीडियो फाइल आदि का समूह है जो कि एकल वेब सर्वर के माध्यम से हमें उपलब्ध होती हुई प्रतीत होती है। दूसरी तरफ URL इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता है। वर्ल्ड वाइड वेब या URL की शुरुआत http:// से होती है। होम पेज देख लेते हैं दोस्तों। इसको प्रथम पेज भी कहा जाता है जिससे उपयोगकर्ता को वेबसाइट के बारे में अन्य सूचनाएं या उपलब्ध पेजों के बारे में जानकारी मिलती है। यह पृष्ठ HTML में लिखे जाते हैं। वह स्थान जहां वेब पेज संग्रहित किए जाते हैं उसको वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र। ठीक है, थोड़ा वेब ब्राउज़र को भी देख लेते हैं। टिम बर्नर्स-ली, जो इसके बारे में पढ़ रहे थे, टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहला वेब ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम था दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब रखा, जो कि HTML भाषा पर आधारित है। हम किसी वेबसाइट का नाम लिखने से पहले www टाइप करते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, लेख, ऑडियो, वीडियो आदि को देखने, ठीक है, और प्रयोग करने में सहायता करता है। आगे दोस्तों हमारा यह एक मल्टी फंक्शन पैकेज है जिसको वेब एक्सेस करने, फाइल को डाउनलोड करने तथा मल्टीमीडिया हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइट को कनेक्ट
करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुपालन किया जाता है। पहला पॉइंट है, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के URL को टाइप करते हैं, जैसे www.bbc.com। ठीक है, BBC यानी कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ जो आपको सर्च करना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ब्राउज़र वेब सर्वर से कनेक्शन बनाता है। आगे तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वेब सर्वर रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है। नंबर 4, वेब ब्राउज़र आपकी स्क्रीन पर वेब पेज को प्रदर्शित करता है तथा ब्राउज़र और सर्वर के बीच कनेक्शन क्लोज हो जाता है। आगे है, मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले वेब ब्राउज़र निम्न हैं। पहला, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा, नेटस्केप नेविगेटर। तीसरा, गूगल क्रोम। चौथा, मोजिला फायरफॉक्स। पांचवा दोस्तों, ओपेरा मिनी। ठीक है, ये सब फेमस हैं। ठीक है, इसमें तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे कौन है। तो यहाँ पे है, लिखा भी है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे सफारी है आपका दोस्तों, यहाँ पे ओपेरा है, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा 2 मिनट रुकते हैं क्योंकि अजान हो रहा है, तो थोड़ा इनके सम्मान में रुक जाया जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अजान तो समाप्त हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी ग्राफिकल ब्राउज़र के उदाहरण है लिनक्स टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र का उदाहरण है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टमों जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स पर काम कर सकते हैं। सीमंकी, फ्लॉक, के-मेलन विभिन्न क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़रों के उदाहरण हैं। एपिक पहला भारतीय ब्राउज़र है जो कि मोजिला के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। यह 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। एक ब्राउज़र में एक टूल बार भी होता है जो कि आपको वेबसाइट में चारों तरफ ले जाने में तथा वेब पेजों को अपडेट करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, पोर्टल देखते हैं। इसका अर्थ गेटवे होता है, जो कि एक वेब ब्राउजिंग का प्रारंभिक चरण है। प्रायः ऐसे सर्च इंजन या वेबसाइटों की बड़ी डायरेक्टरीज होती है। पोर्टल का मुख्य कार्य यूज़र को उसकी रुचि अनुसार कुछ वेबसाइटों की सूची प्रदान करना है, परंतु आजकल ये बहुत सारी सूचनाएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, पोर्टल्स के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। पहला है वेब सर्चिंग पोर्टल्स, दूसरा है ई कॉमर्स पोर्टल्स, तीसरा है ई लर्निंग पोर्टल्स, चौथा है दोस्तों गवर्नमेंट पोर्टल्स। ठीक है, 4 टाइप्स के पोर्टल्स हैं। आगे है दोस्तों, डोमेन नाम देख लेते हैं। डोमेन नाम बहुत आता है ये। ठीक है, यह वेबसाइट के IP एड्रेस का विकल्प है। जब हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का डोमेन नाम लिखते हैं तो डोमेन नाम सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर द्वारा IP एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है और हम संबंधित वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। IP एड्रेस की तुलना में डोमेन नाम को याद रखना बहुत आसान है, इसलिए यह व्यवस्था पहले के मुकाबले कहीं ईजी हो गई है। ठीक है, सरल हो गई है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा यहाँ से आगे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर, एक सेकंड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी ICANN एक अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर के डोमेन का प्रबंधन करती है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए कोई अपनी वरीयता का डोमेन
लेना चाहते हैं तो आपको ICANN से सर्टिफाइड किसी भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार से अपना डोमेन रजिस्टर करना होता है। भारत में डोमेन नाम पंजीकरण के लिए मुख्यतः GoDaddy.com तथा BigRock.in दो कंपनियां हैं। ठीक है, आगे डोमेन नाम की सहायता से हम किसी वेबसाइट की पहचान स्थापित करते हैं। इसके प्रायः दो भाग होते हैं, बायां भाग विशेष होता है तथा दायां भाग सामान्य होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों Amazon.com, यहाँ Amazon किसी संस्था का विशेष नाम इंगित करता है तथा .com जो है दोस्तों बताता है कि यह एक व्यापारिक साइट है। नीचे दी गई सूची में URL में सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले डोमेन नाम और उनका अर्थ बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। एक तरफ है डोमेन नाम, एक तरफ है जुड़ाव। ठीक है, किससे क्या जुड़ाव है दोस्तों? तो .com दोस्तों व्यापारिक डोमेन नेम है। ठीक है, और एडू दोस्तों, एडू जो है .edu ये शैक्षिक एजुकेशन से संबंधित है। .gov दोस्तों गवर्नमेंट से संबंधित है। gov सरकारी से संबंधित है, जितनी भी सरकारी काम है गवर्नमेंट से उससे संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों .mil जो है दोस्तों वो सैन्य से संबंधित है। ठीक है, .net दोस्तों ये नेटवर्क से संबंधित है, और .co दोस्तों कंपनी से संबंधित है। ठीक है, और .org दोस्तों ये संगठन से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डोमेन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेब पब्लिशिंग देख लेते हैं। कोई वेबसाइट तैयार करने और उसके पूरा हो जाने पर किसी होस्ट सर्वर पर अपलोड करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। कोई वेबसाइट तैयार करके उसे इंटरनेट पर सबके उपयोग के लिए अपलोड करने तक एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो किसी पुस्तक के प्रकाशन की तरह कई चरणों में पूरी की जाती है। ठीक है, पहला है दोस्तों डोमेन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इसकी चर्चा डोमेन नाम के अंतर्गत भी की जा चुकी है। दूसरा है दोस्तों वेब होस्टिंग। यह वेब पर वेबसाइट को स्थापित करने के लिए स्थान किराए पर लेना है। यह आपकी वेबसाइट को सक्रिय रखता है। तीसरा है दोस्तों वेबसाइट डिज़ाइन और विकास। इसमें वेब पेजों का निर्माण और उन्हें किसी विशेष रूप से व्यवस्थित करना होता है। वेबसाइट मूलतः विभिन्न वेब पृष्ठों का समूह है। चौथा नंबर है दोस्तों प्रचार। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, अन्य वेबसाइटों आदि पर विज्ञापन। अपनी साइट को सर्च इंजनों जैसे गूगल और याहू के साथ जोड़ने से भी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक में वृद्धि होती है। नंबर 5 दोस्तों अनुरक्षण। किसी वेबसाइट की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें नवीनता और रोचकता बनी रहे ताकि नए और पुराने आगंतुक उसमें आते रहें। इसके लिए वेबसाइट में निरंतर सुधार और नई जानकारियां डालते रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा आज भाग 3 ICT का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो बोरिंग लगने लगेगा और आप लोग भाग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईमेल पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।